हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लॉय। इस सोने में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंदर हम टॉस यानी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो आपका यूनिट 1 स्टार्ट हुआ था, इसमें कुछ पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके थे और आज कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आज इस सेशन के अंतर्गत आप लोगों को सिलेबस यानी कि यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि स्टील में भी आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है और टॉस में भी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपका कंटिन्यू क्लास होते रहेंगे। सो आज इस सेशन के अंतर्गत यानी पिछले सेक्शन में मैं स्टडी किए थे कि जो आपका डिफरेंट सेक्शन है उसका इसेंट्रिसिटी कितना होता है, इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी लोड क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहा है, वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, जो डिफरेंट सेक्शन करने का मतलब इस तरह से आप सेक्शन देखे होंगे। यह एक रेक्टेंगुलर है, या ऐसा एक सेक्शन होता है, एक स्क्वायर सेक्शन होता है, या स्क्वायर है, या एक रेक्टेंगुलर मतलब जो सेक्शन है एक सर्कुलर सेक्शन है। इस तरह से जो सेक्शन होते हैं, एक ट्रायंगल सेक्शन है, इसका इसेंट्रिसिटी कहाँ लाइज करेगा, इसेंट्रिसिटी कितना होगा, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का लिमिट क्या है, ये सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। आज कुछ और सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो बोलता है होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। आप कहेंगे ठीक है सर, हम ये सब तो समझ रहे हैं, रेक्टेंगुलर होता है क्या, सेक्शन मीन्स होता है एक शेप, सेक्शन मीन्स आकार, सेक्शन मीन्स आकार, तो कैसा आकार, सेक्शन मीन्स आकार होता है तो कैसा आकार, तो कंप्लीट शेप का एक कटा हुआ पार्ट। सेक्शन के मतलब होता है कंप्लीट शेप। जैसे कंप्लीट शेप आपका यह हो गया, यहाँ रेक्टेंगुलर बोला है तो रेक्टेंगुलर एक कंप्लीट शेप हो गया, ठीक है, यानी कंप्लीट शेप का एक कटा हुआ पार्ट। तो होलो मीन्स होता है कि इस तरह से एक सेक्शन आपका है, इस तरह से एक सेक्शन है, इस तरह से है, यह एक कंप्लीट सेक्शन का होलो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, यानी इस तरह से, यानी यह एक सेक्शन होलो है, मतलब एक कंप्लीट सेक्शन में से एक कटा हुआ पार्ट है। समझिएगा, एक कंप्लीट सेक्शन का कटा हुआ पार्ट है होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन कहते हैं। इसका ही आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है। इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, इसका वैल्यू निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। एग्जाम में आपको निकालना के लिए नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला याद रखना है, तो याद हम कितने दिन रखेंगे, बात यहाँ ही आता है। तो मैं आपको वादा करता हूँ, आपको याद कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, आपको जो भी हो फिगर की मदद से, डिफिनेशन की मदद से आपको समझाने की पूरा का पूरा कोशिश करता हूँ। सो याद करने वाली चीज़ यहाँ पर कोई नहीं है। फिर भी देखते हैं, यह कंप्लीट सेक्शन है गाइस, तो कंप्लीट सेक्शन का बेस होगा, कंप्लीट सेक्शन का बेस कैपिटल बी मान लेते हैं, और इस तरह से इसका कुछ हाइट होगा, कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है। यानी कंप्लीट सेक्शन जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका अगर हम एरिया की बात करें, देखिए एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है जी, सेक्शन का एरिया बी गुने डी हो जाएगा, यानी रेक्टेंगुलर सेक्शन कंप्लीट है। कंप्लीट, चलिए इसको हम डिनोट करते हैं कंप्लीट रेक्टेंगुलर, यानी कंप्लीट रेक्टेंगुलर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। चलिए ठीक है, अब यह सेक्शन है, सेक्शन है तो इसका भी कुछ बेस होगा जी, सेक्शन है तो इसका भी कुछ बेस होगा, तो इसको स्मॉल बी मान लेते हैं, और इस सेक्शन का डेप्थ भी, हाइट भी कुछ होगा तो स्मॉल डी मान लेते हैं। देखिए ये जो है कैपिटल ए है, मतलब कैपिटल एरिया है, ये स्मॉल, यानी कैपिटल रेक्टेंगुलर जो आप कंप्लीट रेक्टेंगुलर को ही कैपिटल रेक्टेंगुलर बोलता है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ, कंफ्यूज नहीं। कंप्लीट रेक्टेंगुलर मतलब ए है, और सेक्शन रेक्टेंगुलर जो है ए है, मतलब पूरा ये होल काटा गया है। तो अब ये काटा गया का एरिया कितना होगा जी, इसको हम बोलते हैं स्मॉल रेक्टेंगुलर, या तो सेक्शन रेक्टेंगुलर आप बोल सकते हैं। सेक्शन रेक्टेंगुलर, सेक्शन रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा जी बताइए आप, तो सेक्शन रेक्टेंगुलर का एरिया इज दिस गुने दिस मल्टीप्लाई, यानी बी गुने डी, यानी स्मॉल बी और स्मॉल डी। अभी तक हम इतना ही समझे हैं कि एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर सेक्शन में से कंप्लीट रेक्टेंगुलर सेक्शन में से एक सेक्शन को काट लिया गया, यानी होल बना दिया गया, यानी छेद कर दिया गया। मान लीजिए एक बोर्ड है, मान लीजिए इसको कंप्लीट रेक्टेंगुलर मानते हैं दिस बोर्ड को, तो इसमें से एक मतलब रेक्टेंगुलर शेप का, इस शेप का एक सेक्शन काट लिया गया। तो काट लिया गया यानी इतना काट के हटा गया। देखिए यहाँ समझिए, मान लीजिए ये मेरा एक बोर्ड है,
ये मेरा क्या है, एक बोर्ड है। इस बोर्ड में से इतना सेक्शन को इतना पार्ट को यानी काट के निकाल लिया गया, समझिएगा। यह एक कंप्लीट मेरा बोर्ड है जो यहाँ पर दिया गया है। इस कंप्लीट बोर्ड में से ये मेरा थोड़ा सा सेक्शन पार्ट काट के हटा दिया गया है। तो हटा दिया गया है तो अब बचा कितना जी, तो ए आपको बच गया, यानी ए आपको बच गए, यानी ए बोले तो बच गए। ये सब पार्ट जो है आपको बचे हुए पार्ट में आते हैं, यानी ये सब बचे हुए। अब इसेंट्रिसिटी लोड रजिस्ट कौन करेगा, इसेंट्रिसिटी लोड रजिस्ट कौन करेगा, तो ये बताइए। इस बोर्ड में से काट के हटा लिया गया, उसको हटा दिया गया तो वो तो हॉल बन गया, चलिए ठीक है, हॉल बन गया। जब इस पर इसेंट्रिसिटी लोड आएगा, इसेंट्रिसिटी लोड वैसा लोड होता है, आपको बताए थे कि सेंट्रोइडल एक्सिस पे जो लोड लगता है उसको डायरेक्ट लोड बोलते हैं, और जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल लोड लगते हैं उनको इसेंट्रिसिटी लोड बोलते हैं। तो अगर बाहर से कोई इसेंट्रिसिटी लोड आ रहा है, मान लीजिए पी आ रहा है, तो हम इसेंट्रिसिटी लोड रजिस्ट कौन करेगा, तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वही रजिस्ट करेगा, यानी ये पार्ट रजिस्ट कर पाएंगे, इतना पार्ट तो हट गया। यानी कहने का मतलब कि तब इसका ही पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट का ही इसेंट्रिसिटी क्या होगा, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम निकालते हैं, यानी आपको कंप्लीटली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं। देखिए, तो मेरा कहने का सेंस यह होगा कि इसेंट्रिसिटी बराबर हमने पिछले क्लास में आपको डिफिनेशन निकाले थे, यानी इसेंट्रिसिटी बराबर, ये सब डायमेंशन तो पता चल चुका होगा आपको, है? तो देखिए हम निकाले थे कि इसेंट्रिसिटी बराबर हम एक निकाले थे कि जो मैक्सिमम लिमिट होता है इसेंट्रिसिटी का वह जेड अपॉन में एरिया होता है। कितना होता है जी, जेड अपॉन में एरिया। कितना आपको बताए थे, तो जेड अपॉन में हम एरिया बताए थे आपको। जो इसेंट्रिसिटी होता है वह जेड अपॉन में एरिया, यानी मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम जो इसेंट्रिसिटी होगा वह इतना ही होगा। अच्छा, लिमिट के मतलब क्या होता है, लिमिट के मतलब वैसा पॉइंट जिसके आगे बढ़ने से सेक्शन मेरा फेल होता है। लिमिट यानी मैक्सिमम पॉइंट उसको ही बोलते हैं। तो इतना इसेंट्रिसिटी किसी भी सेक्शन का इसेंट्रिसिटी इसके अंदर में ही रहेंगे, मैक्सिमम होंगे। अब डिपेंड करता है कि वह कौन सा सेक्शन है, उसके अनुसार इसेंट्रिसिटी होगा। तो अच्छा ये बताइए, इसमें ये तो कांस्टेंट है, इसेंट्रिसिटी चेंज कौन होगा, तो ए और ए चेंज होगा, ए और ए चेंज होंगे। चलिए ठीक है, यानी इतना ही होता है। हमको ए और यानी दिस वैल्यू और दिस वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करना होंगे, उसके बाद हम इसेंट्रिसिटी को निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम आपको क्या अच्छा ये बताइए, इसका एरिया तो हमें पता चल गया, एरिया तो हमें पता चल गया है। एरिया क्या पता चला है बताइए आप लोग। तो एरिया अभी तुरंत हम जस्ट लिखे थे। एरिया हमको क्या चाहिए जी, एरिया हमको चाहिए बेस गुने में डेप्थ। एरिया के लिए यही चाहिए, यानी एल बी चाहिए। एरिया के लिए हमको यही चाहिए, यानी कि एल बी चाहिए, ठीक। या तो बेस हाइट चाहिए जो बोलिए, लेकिन हमको चाहिए तो चाहिए एरिया बेस गुने डेप्थ चाहिए। अब देखिए जी, हम आपको बताते हैं कि बेस मेरा होगा कितना। तो देखिए टोटल एरिया इतना है, समझिएगा, टोटल बेस इतना है, जिसमें से इतना सेक्शन काट लिया गया है। तो जो बचा हुआ सेक्शन होंगे, सपोज बचे हुए सेक्शन मेरा ए है, बेस के रूप में ए है बचे हुए सेक्शन, उसी तरह से ऊपर भी है बचा हुआ सेक्शन, यानी ए जो बच गया उसका ही उतना ही बेस होगा। तो अगर हम कैपिटल बी में से स्मॉल बी को क्या करें, देखिए अगर हम कैपिटल बी में से स्मॉल बी को घटा दे, स्मॉल बी को घटा दे, तो बचा हुआ हमें क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। बचे हुए में क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, उसी तरह से अगर हम बड़का एरिया में से छोटका एरिया को घटा दे, समझिएगा यहाँ कहने का माने क्या, हमको क्या चाहिए जी, एरिया चाहिए, यानी दिस सेक्शन का एरिया चाहिए, यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो अगर हम बड़का में से छोटका को घटा दे, यानी बड़ा रेक्टेंगुलर में से सेक्शन रेक्टेंगुलर को घटा दे, तो बच गया जो एरिया, उसी बचा हुआ पार्ट एरिया ही देगा। तो अगर हम कैपिटल में से स्मॉल एरिया को घटा दे तो बचा हुआ एरिया मेरा मिल जाएगा, यानी आपका एरिया इतना आएगा। स्मॉल, सॉरी ये देखिए आपका कौन सा था, ये था कैपिटल एरिया,
यानी कैपिटल एरिया में से हम स्मॉल एरिया को क्या कर रहे हैं जी, घटा रहे हैं। तो इस तरह से हमें प्राप्त एरिया सेक्शन का एरिया मिल रहा है। अब देखिए, अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं कि जेड बराबर होता क्या है। अब चलो ठीक है, आप तो कहेंगे चलिए ठीक है, एरिया तो हमें मिल गया, अब हमको चाहिए जेड, अब हमको चाहिए जेड। तो देखिए जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर आई अपन में वाई। जेड बराबर जो होता है आई अपन में वाई होता है। कैसे होता है, तो बताए थे आपको फ्लेक्सरे फार्मूला से। तो अब यहाँ प्रूव करें तो बोटा नहीं इतना होता है, आप देख लीजिए पिछले वीडियो में जाके। जेड बराबर आई, जहाँ पर आई हमारा क्या है जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वाई क्या है, एक सेक्शन का एक्सिस है, सेक्शन का एक्सिस है। अब ये एक्सिस एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, ब्राइटल एक्सिस सेंटर पे लाइज करता है रेक्टेंगुलर का। ये आपका जो होता है एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस होता है। तो ये डिपेंड करता है सेक्शन पे कि किस साइड से ले रहा है। यानी अगर हम लेते हैं वाई एक्सिस के अबाउट तो बेस होगा, और अगर डेप्थ एक्सिस के अबाउट लेंगे, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो मेरा डेप्थ होगा। ये डिपेंड करता है मेरा सेक्शन पे। तो चलिए हमको एरिया तो पता हो गया, अब इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं कि हमको ये पता है क्या कि हमको तो लाना है अब जेड, हमको एरिया पता हो गया है। यहाँ तक आपको कोई डाउट? चलिए हम साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। एरिया तो हमें ये पता हो गया है, बड़का में से छोटका को हटा दिए। अब हमको लाना है जेड बराबर जी आई अपन में वाई। आई क्या है जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी आई क्या है जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो आई जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, तो ये जो आई होता है ये हमें आप बता दीजिए कि जो आपका आई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वह क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होता है, ये हमें कोई बता सकते हैं आप लोग? देखिए बताते हैं आपको। जो आपका आई होता है जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, आपका जो आई है, देखिए आई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आई होता है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है, अगर देखिए बी डी क्यू अपन में 12 कैसे होता है देखिए। अगर हम इस सेक्शन के अबाउट लेंगे, यानी इस सेक्शन के अबाउट लेंगे, तो ये सेक्शन में कौन सा आता है जी, सी जी मेरा ये आता है, यानी कि डेप्थ आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, आप कंफ्यूजन मत होइए, हम यहाँ पर इस सेक्शन के अबाउट लेंगे तो इसका लेंगे, अगर ए सेक्शन के अबाउट लेंगे तो इसका लेंगे। यानी अगर वो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो बेस का लेंगे, और एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो सॉरी देखिए, अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे जी, तो एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो डेप्थ को कंसीडर करेंगे, अगर वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो बेस को कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लिए हैं बेस के एक्सिस के अबाउट, तो बी डी क्यू अपन में 12 होता है। बी डी क्यू अपन में 12 ये मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, बी डी क्यू अपन में 12। अब देखिए, अब मेरा यहाँ बेस कौन सा है जी, यहाँ पर बेस यानी बी डी क्यू लाना है। तो अगर बी डी क्यू यानी इस बेस में से कैपिटल बेस यानी कि बी और कैपिटल डी का क्यू कर देंगे। कैपिटल बी का क्यू यानी कैपिटल डी का क्यू में से स्मॉल डी को घटा देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से एरिया को प्राप्त किए थे, कैसे, अगर इसमें से इसको घटा दें, सॉरी देखिए एरिया यहाँ कंसीडर करना है। BDQ जो होता है आपका एरिया ही होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया और वॉल्यूम। जैसे देखिए बताते हैं आपको कैसे होता है। देखिए जो आपको बी गुने में डी, ये आपको कैसे आता है, ये कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, क्योंकि हमने आप जब भी क्लास स्टार्ट किया तो आपको बता दें कि फॉर्मूला याद करना नहीं। देखिए बी और डी का रिलेशन क्या है, इस बेस और ये डेप्थ है, यानी कि ये जो एरिया है वह कैपिटल रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, कैपिटल रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, ठीक है। और फार्मूला में डी क्यू होता है। और डी क्यू कैसे होता है, तो डी क्यू कैसे होता है पिछले वीडियो में बता दिए थे। देखिए डी क्यू जो होता है, फिर से बता देते हैं, आपका जो यहाँ बेस और डेप्थ है, बेस और डेप्थ है। देखिए आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर बी डी क्यू अपन 12 होता है। तो बी डी क्यू यानी कि बेस, यहाँ हम सेक्शन को एक्सिस ले रहे हैं, वाई सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे जब, तो बी डी क्यू यानी कि हमको लाना है इतना है, तो इतना लाने के हम क्या करेंगे, इसका क्यू करेंगे और स्मॉल में से इसका क्यू को घटा दे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमें आई मिल गया। अब हमें लाना है कौन सा, देखिए
हम बताए थे इसेंट्रिसिटी बराबर होता है जेड अपन में, हमें एरिया मिल गया है, और जेड बराबर जो होता है आई अपन में वाई होता है, हमें आई भी मिल गया, बच गया वाई। तो देखिए वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, तो किस एक्सिस के अबाउट लिए हैं आप बता दीजिए हमें, हम कौन सा एक्सिस के अबाउट लिए हैं। तो हम एक्सिस ए लिया है तो इसको कंसीडर करेंगे जी। तो जब हम y निकालते हैं तो इसका हाफ करते हैं, इसका हाफ, क्योंकि CG मेरा हाफ पर ही लाइज करता है, CG मेरा कहाँ लाइज करता है, हाफ पर, इसलिए हाफ लेते हैं। अब देखिए अब कुछ नहीं करना आपको, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला बैठा देना है। तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है जेड, जेड के जगह आई अपन वाई आता है। तो चलिए हम पहले जेड को कंसीडर करते हैं, जेड बराबर आई अपन वाई होता है जी। तो आई आपका कितना है, बी डी क्यू अपॉन माइनस बी डी क्यू अपॉन में 12, और वाई क्या है जी, डी अपॉन में 12 है। इस तरह से अगर हम काट छाट करते हैं, इस नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम काट छाट करते हैं तो मेरा जो एरिया जेड आता है वह कितना आता है। इस तरह से अगर हम इससे इसको काट दे तो जो मेरा जेड आने वाला है वो आएगा बी डी क्यू अपन में बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू अपन में 6D। इस तरह से जेड आने वाला है। अब हमें लाना कितना है, ई लाना है। ये हमको जेड बराबर ए पता है, हमें जेड आया कितना है, तो बी डी क्यू अपॉन बी डी क्यू माइनस स्मॉल बी डी क्यू अपन में 6D। और एरिया आपका कितना आया जी, एरिया जो आया है बी डी गुना में बी डी माइनस में बी डी, ये आपका एरिया आया है। ये आपका क्या आया जी, एरिया आया है। ये आपका क्या आया जी, एरिया आया है। अब बात यहाँ आता है कि एरिया आ रहा है तब होगा कितना। तो इस तरह से आपका इसेंट्रिसिटी अगर निकाला जाए जेड अपन में ए के फॉर्मूला से, तो आपका आता है बी डी क्यू अपन में 6D क्यू अपन में आता है बी डी माइनस में 6D, बी डी माइनस में 6D इंटू में 6D। ये आपका क्या आता है, इसेंट्रिसिटी आता है। ये क्या आता है आपका, इसेंट्रिसिटी आता है। तो इसेंट्रिसिटी ये कौन एक्सिस के अबाउट आया है जी, बोल सकते हैं आप लोग, तो बेस के अकॉर्डिंग आया है। बेस एक्सिस यानी बोले तो बेस एक्सिस बोले तो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट आया है इसेंट्रिसिटी। यानी रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर हम इसेंट्रिसिटी निकाले एक्स एक्सिस के अबाउट तो मेरा इतना आता है। अब देखते हैं हम कि वाई एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो कितना आता है। तो वाई एक्सिस के अगर अबाउट लेते हैं हम, तब देखिए ये आपको क्वेश्चन में जनरली ऐसे बोलेगा ना कि जो CG उसका लाइज कर रहा है वो एक्स एक्सिस के अबाउट लाइज कर रहा है या वाई एक्सिस के अबाउट लाइज कर रहा है, इस तरह से आपको बोल देगा, तब वहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। सो आप इसको नोट कीजिए। आगे हम चलते हैं, जब मेरा एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट लाइज करेगा तो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी। सो नोट कीजिए। चलिए हम देखते हैं कि जब मेरा इसेंट्रिसिटी जो है वह लाइज करेगा वाई एक्सिस के अबाउट, तब क्या होगा। टोटल आपको यहाँ पर समझना है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की बात नहीं है। देखिए जब मेरा CG, हमको इसेंट्रिसिटी क्या चाहिए, जेड अपन में एरिया चाहिए, तो एरिया तो मेरा एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ जेड जेड बराबर क्या हमको चाहिए, आई अपन में वाई चाहिए, आई अपन में वाई। अब हम जो इसेंट्रिसिटी यानी सेंट्रोइडल एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अबाउट करेंगे जी, तो डी बी क्यू माइनस में कैपिटल डी बी क्यू, जब भी हम घटाते हैं तो बड़का में से छोटका को हटाते हैं, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर ए आपका 12 होता है तो 12 हो जाएगा। अब बात रहा वाई, वाई हम एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बेस का हाफ हो जाएगा। अब अगर हम जेड को निकालें तो जेड बराबर जो होगा मेरा वह बी डी क्यू अपॉन माइनस में, और माइनस में यहाँ देखिए माइनस डी क्यू बी क्यू अपॉन में डी, कितना आएगा अपन में 12, और ये जो आया वह बेस का हाफ आया, यानी कि कट जाएगा तो आ जाएगा आपका बी डी क्यू अपन में। यहाँ पर एक बात कंसीडर आपने किया होगा कि जिस एक्सिस के अबाउट लेते हैं उसको क्यू करते हैं, तो रटने वाली बात नहीं, क्यू करते हैं। अब यहाँ बात आता है कि आगे हम चलते हैं, ऐसा नोट कीजिए, तो हम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। चलिए तो इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा जरा मान रख के देख लेते हैं।
आपका जो ई आ जाएगा, आपका जे कितना आया जी, जे आया है बी डी क्यू माइनस में, यहाँ पर कैपिटल डी होगा, सॉरी यहाँ पर भी कैपिटल डी होगा, तो ये बी डी क्यू माइनस में स्मॉल यहाँ पर ये होगा, तो समझ रहे हैं, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा अपन में 6b हो जाएगा, और y आपका क्या है जी, y सॉरी एरिया कितना है, एरिया जो है सो है, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो इस तरह से जो आपका आ जाएगा वह इस तरह से आपका ये आएगा 6b इंटू में ए डी माइनस में बी गुना में डी, यानी ये कौन सा एक्सिस के अबाउट हुआ जी, एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी जब हमने एक्स एक्सिस के अबाउट लिया था तो मेरा कुछ इस तरह से आया था, इस तरह से आया था, इस तरह से आया था, मेरा एरिया जो मेरा था वह इस तरह से आया था, एक्स एक्सिस के अबाउट लेने पर जो एरिया था मेरा वह 6d इंटू में बी डी माइनस में स्मॉल बी डी, इस तरह से आता है एक्स एक्सिस के अबाउट लेने पर, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो जो मेरा इसेंट्रिसिटी का लिमिट होगा जी वह इतना हो जाएगा, और अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इतना हो जाएगा। सो आपको अच्छा से समझ आया हो, आप समझ गए होंगे इस सब सेक्शन का, रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन का एरिया यानी इसेंट्रिसिटी कितना होगा। अब हम चलते हैं होलो यानी नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कि अब कौन सा सेक्शन बचा है, तो आपको अब एक दो सेक्शन बचा है, जैसे स्क्वायर होलो स्क्वायर सेक्शन का पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आप ये पीवीआई लगा लीजिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन का मॉडल सॉरी इसेंट्रिसिटी कितना होगा इसके बारे में हम जानते हैं, सो आप इसको नोट कीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, आपका होलो स्क्वायर सेक्शन है, होलो सॉरी सर्कुलर सेक्शन का पहले जानेंगे उसके बाद स्क्वायर का जानेंगे, यानी होलो सर्कुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी कितना होगा इसके बारे में हम जानते हैं, यानी इसेंट्रिसिटी कितना होगा इसके बारे में हम जानते हैं। तो कौन सा सेक्शन है, होलो सर्कुलर सेक्शन, आपका जो 4 नंबर है वह है होलो सर्कुलर सेक्शन। होलो सर्कुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी हमें निकालना है। ये बताइए सर्किल यानी कि ये क्या है, एक सर्किल है, यानी ये आपका क्या है, एक सर्किल है, इस सर्किल का इसेंट्रिसिटी कहाँ लाइज करेगा, सेंटर पे लाइज करेगा, ठीक है सेंटर पे लाइज कर रहा है जी, आप बोलेंगे ठीक है सर सेंटर पे लाइज कर रहा है, मान लीजिए हम सेंटर पे लाइज कर रहा है, ये आपका इसका सेंटर होगा, ठीक है, यानी ये जो इसेंट्रिसिटी है उसको बताइए ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया जी, वाई एक्सिस हो गया। और जो इसेंट्रिसिटी है इसमें कहाँ आपको बेस और कहाँ आपको डेप्थ दिख रहा है, सर्कुलर सेक्शन का ओनली फॉर रेडियस होता है आर, समझिएगा, सर्कुलर सेक्शन का रेडियस आर होता है, यही बेस होता है, यही डेप्थ होता है। तो जब भी आपको ये मतलब समझाने का मायने था कि जब भी आपको होलो सर्कुलर सेक्शन का पूछेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, वो पूछेगा सिर्फ आपको जो एक्सिस पूछे केवल यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर फॉलो होगा कि हमें आर से मतलब है, चाहे एक्स एक्सिस बोले चाहे वाई एक्सिस, जनरली वह होलो सर्कुलर सेक्शन में नहीं पूछता है कि कौन सा एक्सिस के अबाउट लाइज करता है। तो हम इसका इसेंट्रिसिटी लेते हैं, आपका जो रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया जी, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया। अगर हम पूरा देखें इस सेक्शन का, तो इस सेक्शन का अगर हम पूरा देखें जी यहाँ से यहाँ तक, तो ये डाया हो गया। हमको इसेंट्रिसिटी लाना, इसेंट्रिसिटी का एक फार्मूला हम निकाले थे, जेड अपन में एरिया, हमको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो लेकिन हम एरिया अगर देखें इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए तो पाई अपन में 4 इस सेक्शन के लिए अगर हम देखें तो पाई अपन में 4 इंटू में आर स्क्वायर ही होता है, पाई अपन में 4 इंटू में आर स्क्वायर होता है ना, पाई अपन में 4 इंटू आर स्क्वायर। लेकिन हमको पढ़ना है होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, अभी तक हमने सेक्शन होल सर्कुलर का सिर्फ जानते हैं, अब हम जानते हैं कि होलो का शेप कैसा होता है। होलो का होलो मीन्स हमको बताए थे कि कंप्लीटली सेक्शन में से एक शेप को काट लिया गया, कंप्लीटली सेक्शन में से एक शेप को क्या कर लिया गया, काट लिया गया। अब काट के इतना हटा दिया गया, यानी इतना पार्ट हटा दिया गया, तो बचा है कितना पार्ट जी,
ये बचा हुआ पार्ट यहाँ आपको शो कर रहा है, ये बचा हुआ पार्ट है, ये आपको क्या है जी, ये जो आपको बच गया वो आपको बचा हुआ पार्ट है। ये बचा हुआ पार्ट का हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी मान निकालना है। इस पार्ट पे कितना इसेंट्रिसिटी लोड रजिस्ट कर सकता है, ये हमें कंसीडर करना है। इस पार्ट पे कितना इसेंट्रिसिटी लोड कंसीडर किया जा सकता है, इसको हमको कंसीडर करना है। इस पार्ट के लिए यानी कि कैपिटल सर्किल के लिए अगर हम डाया, सर्कुलर के लिए अगर हम डाया की बात करें तो मेरा डी होगा, मेरा कितना होगा जी, डी होगा। अगर ये स्मॉल के लिए अगर हम बात करें, स्मॉल के लिए बात करें तो कितना होगा जी, ए कैपिटल डी और स्मॉल डी, इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि बड़ा सर्कुलर है तो कैपिटल डी हो जाएगा, आप छोटा सर्कुलर तो कैपिटल डी होगा। यहाँ पर ये आपको रखने मतलब ये आप नहीं समझेगा कि यहाँ पर केवल यही फॉलो होगा, यहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हैं बिंदास जिंदगी के साथ, सिर्फ हमें समझना है बस। यहाँ पर देखिए होलो सर्कुलर सेक्शन की अगर बात करें तो इसेंट्रिसिटी का तो यही कॉन्सेप्ट होता है Z1 में। बात आता है एरिया, एरिया हम कितना आपको बोले थे कि एरिया π/4 इंटू में R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होता है। अगर R स्क्वायर होता है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि डाया का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कहने का सेंस मेरा ये हो गया कि जो आपका एरिया होगा वो π/4 इंटू में डाया का स्क्वायर यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, मतलब होता है कंसीडर करेंगे। चलिए हम एरिया की बात करें तो एरिया तो मेरा इतना हो गया। चलिए एरिया हम समझ गए, हम एरिया क्या होता है आपको कि ये होता है, तो हमको निकालना कितना है, बचा हुआ सेक्शन का एरिया निकालना है। तो बचा हुआ सेक्शन का एरिया कितना होगा, π/4 हो जाएगा बचा हुआ सेक्शन का, यानी बढ़का एरिया में से अगर हम देखिए समझिए, अगर हम बढ़का एरिया मेरा कौन सा होगा जी, यही हो जाएगा। बढ़का एरिया में से अगर हम छोटका एरिया को घटा दे तो बचा हुआ सेक्शन का एरिया देगा। इस तरह से अगर हम π/4 कॉमन ले लें तो डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का आएगा, यानी मेरा एरिया जो आ गया वह इतना आ गया। आप कहेंगे कि एरिया तो आ गया वह इतना आ गया। अब हमको क्या निकालना है जी, अब हमको निकालना है जेड बराबर हम जानते हैं I/y होता है। आई के जगह क्या होता है, आई यानी आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है सर्कुलर सेक्शन का वह इतना होता है। सर्कुलर सेक्शन का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है π/64 गुने में d⁴ होता है, d⁴ होता है। लेकिन हमको इससे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए किसका जी, तो हमको बचा हुआ पार्ट का। तो बढ़का अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में से छोटका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटा दे तो बचा हुआ पार्ट का क्या हमें देगा। तो बचा हुआ पार्ट का अगर हमें लेना है तो हमको बढ़का में से छोटका को घटाना होगा। इस तरह से अगर हम π/64 को कॉमन कर ले तो इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखता है, यानी मेरा आई भी आ चुका है। कितना आया जी, π/64 इंटू में d⁴ इतना आप नोट कीजिए। आगे हम देखते हैं हम चलिए आगे हम देखते हैं। हमको अब लाना क्या है जी, अब हमको लाना है y, क्योंकि z बराबर I/y हम पढ़ते हैं। हम फॉर्मूला बदलिए, कितना जैसे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, मतलब आपको जो समझा दिया वो लिख दिया, उसके बाद उससे फॉलो कर रहे हैं। अब हम z बराबर क्या बताया आपको, I/y, आई तो आ गया और y। अब यहाँ आप पूछेंगे, जब हम पहले बता चुके थे फिर भी आप बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि अब किस एक्सिस की बात ले। तो ये बताइए इसका डाया क्या दो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है नहीं, तो फिर डाया हो, यानी इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो सेंट्राइडल सेंटर पे लगता है, हाफ कर देंगे। अब हमको पास जेड निकालना है, तो जेड I/y, आई के मान आपका कितना है, π/64 है, d⁴ माइनस d⁴ है। ये बच्चा कितना d/2 है, यानी 2 से अगर इस तरह का सोल्यूशन करें तो कुछ इस तरह से आता है, 32 दूना 64 हो जाएगा। और उसके बाद ये बच जाएगा d⁴ माइनस में d⁴ बच जाएगा, इतना आपको बच जाएगा। उसके बाद ये बच जाएगा, यानी इतना बचेगा हमको जेड। तो अब नोट कीजिए, आगे हम इस इंडेक्स निकालते हैं।
यानी हमको जो जेड का मान आ गया वह जेड का मान आ गया जी पाई अपन में 32। हम साइड में इसलिए लिखते चलते हैं कि आपको सहूलियत होगा बाद में। चलिए आगे हम निकालते हैं। अब हमको निकालना है जी इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला हम बताए थे जेड। तो आपका जेड आया है वह इतना आया पाई अपन में 32 इंटू में d4 माइनस में d4। आपका एरिया कितना आया जी, एरिया पाई अपन में, एरिया जो आया है पाई अपन में 4 आया। एरिया कितना आया, पाई अपन में 4 आया है, यानी डी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे टोटल तो मेरा आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जी। पाई से पाई क्या होगा बताइए आप, पाई से पाई मेरा जो होगा वह कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा मेरा कितना जी, d4 माइनस में d4 बच जाएगा, d4 माइनस में d4 बच जाएगा। ऐसे 8 से यानी 8d हो जाएगा। उसके बाद डी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर आ जाएगा। इतना आपको आ जाएगा। और आगे और इसको सोल्यूशन करके छोटा करेंगे, इतना नोट कीजिए। फाइनली आप अगर इतना पर भी छोड़ते हैं तो कोई आपको गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए अब इसको आगे हम अगर देखें, एक फॉर्मूला में बैठ जाता है। इसको और अगर छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं। कैसे देखिए, ये हमें जानते हैं जी, इसको हम इसेंट्रिसिटी को देखिए, हम टी स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करें जो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से आपको 8t इंटू में डी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर बचता है। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो देखिए कैसे आता है, बताते हैं, प्रूव कर देते हैं आपको। देखिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करेंगे तो ए स्क्वायर, इससे इसके करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए भी हो जाएगा। फिर इससे करेंगे तो प्लस ए भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इससे करेंगे तो बी स्क्वायर, यानी तब इस तरह से आपका जो बचेगा ए से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको आता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको अगर हम इसको मान ले जी, इसको क्या मान ले, ए मान ले। अब इसको बी मान ले तो ए का स्क्वायर यानी कि डी प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी यानी ए इतना बी इतना। उसी तरह से अगर देखें तो अब माइनस में एक यानी एक प्लस में तो एक माइनस में आता है। इस तरह से आपको इतना आता है जी। तो इस तरह से आपको जो बेस है यहाँ पर बेस तो होगा नहीं। जो हम आपको बताए जा रहे थे कि बेस होता है, तो हम जो बी बताए थे इसको हम बी मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए। इसीलिए हम यहाँ पर जो आपको बताते जा रहे हैं वहाँ पर डी, यानी यहाँ पर डी होगा, ठीक है। यहाँ पर डी यानी ये जो, सॉरी बी नहीं होता है, या स्मॉल डी माने हैं, कंफ्यूज हो गया था। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए जो आपको यहाँ पर आता है वह इतना आएगा, यानी इससे अगर देखिए ये जो बी है, इससे आपको ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो आपका हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा आपको कौन सा जी, बचेगा आपका डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपन में ए डी। यानी जो आपका इसेंट्रिसिटी अगर देखा जाए इस तरह से, यानी होलो सर्कुलर सेक्शन का जो इसेंट्रिसिटी होता है वह कैपिटल डी के स्क्वायर प्लस स्मॉल डी के स्क्वायर अपन में 8 स्मॉल डी। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि स्मॉल वाली कैपिटल या स्मॉल होता है। तो आप जान चुके होलो सर्कुलर सेक्शन का। अब लास्ट जो सेक्शन बचा है आपका, वो बचा हुआ है स्क्वायर सेक्शन का। सो आप इसको नोट कीजिए, अगला सेक्शन में चलते हैं। चलिए हम जानते हैं कि स्क्वायर सेक्शन का लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कितना होगा। उसके बाद अब इस पर एक और निकालना है। उसके बाद 1 एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। अब तो सेक्शन का निकाल रहे थे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। देखिए आपका जो बचा हुआ है वो बचा हुआ स्क्वायर सेक्शन का। कौन सा सेक्शन का, स्क्वायर सेक्शन का, स्क्वायर सेक्शन ऑफ इसेंट्रिसिटी। स्क्वायर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी निकालना है। देखिए क्या स्क्वायर सेक्शन का शेप कुछ इस तरह से होता है, स्क्वायर सेक्शन कुछ इस तरह से होता है।
यानी ऐसा सेक्शन जिसका बेस और हाइट दोनों इक्वल हो, स्क्वायर सेक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसका मान ले स्क्वायर सेक्शन का बेस ए मान ले तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, होगा कि नहीं ये बताइए आप। यानी अगर हम मान ले तो ए भी ए होगा, ओ भी ए होगा और ए भी ए होगा। स्क्वायर सेक्शन का ऑफ इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं, स्क्वायर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं। देखिए स्क्वायर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर स्क्वायर सेक्शन का बोला है, न कि बोला क्रॉस सेक्शन का, याद रखिएगा। स्क्वायर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी इतना होता है, ये बताइए हमको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, जे डबल में ए होता है। अगर हम इसका एरिया निकाले, इस सेक्शन का एरिया देखिए, स्क्वायर सेक्शन का एरिया भुजा के स्क्वायर होता है जो भी, यानी कि आपको यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है जी। तो ये क्या स्क्वायर हो गया, बच गया हमको जेड। जेड बराबर होता है आपको जानते हैं आई अपन में वाई होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका स्क्वायर सेक्शन होता है उसका जो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जाने, मॉडुलस ऑफ जो आपका इलास्टिसिटी होता है वह होता है ए स्क्वायर, समझिएगा आप बात करने से, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर नहीं, जो आपका यहाँ एक सेक्शन होता है A4 अपॉन में 24 होता है, याद रखिए इस बात को। यानी आपका जो स्क्वायर सेक्शन होता है उसको अगर उसका एसेंट्रिसिटी के बात अगर किया जाए, इसका बात कैसे, एसेंट्रिसिटी का अगर बात किया जाए तो A4 अपॉन में 24 होता है, A4 अपॉन में 24 होता है। अगर हम इस तरह से टोटल बात करें जी, काट छाट के जो बात करें, जो आपका जेड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई क्या जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जेड जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अगर हम पिछले सेक्शन जब डिस्कस कर रहे थे, अगर उसमें हम कुछ बोल दिए अगर साइड से आपको कि जो आपका ए है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो आई एम सॉरी, लेकिन वो होता नहीं। मैं कॉन्सेप्ट जब मैं चलता हूँ ना तो क्या होता है, शुरू में आपको बता दें क्या क्या ड्रिल करते हैं, तो बीच में जो होता है ना चलते चलते जो होता है ना, मैंने बोलना है बोला सेंस में, तो ये हम सॉरी। तो चलिए देखिए आई जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जो जेड होता है स्क्वायर सेक्शन निकालेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो जो आपका आने वाला है वो ए आने वाला है A4 अपॉन में 12, A4 अपॉन में 12। ये कैसे A4 अपॉन में 12 आने वाला है देख लेते हैं, ताकि रटना नहीं है। जो आपका आई होता है, जो आपका आई होता है जी, क्या आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है A5 अपॉन में 24 और जेड बराबर आई अपॉन में वाई होता है। अब वाई निकालना हो तो इसका तो करना पड़ेगा ना, इसका तो हाफ करना पड़ेगा, यानी कि यानी कि ऐसे कैंसिल। तो इस तरह से इतना बचता है। जब हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो आपको जेड का मान आया है A4 अपॉन में 12, एरिया आया है ए स्क्वायर, एरिया आया कितना ए स्क्वायर। कट छट के जो आपका इसेंट्रिसिटी का मान देता है वह इतना देता है। कट छट के अगर इसेंट्रिसिटी की बात करें तो स्क्वायर सेक्शन का जो इसेंट्रिसिटी आता है वह इतना आता है ए स्क्वायर अपॉन में 12 आता है। यानी स्क्वायर सेक्शन का जो इसेंट्रिसिटी आता है वह इतना आता है। इस तरह से आपका जो हुआ सेक्शन जितने भी थे आपको पढ़ने, उन जितने सेक्शन से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उतना सेक्शन आपको डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा सेक्शन आपको नहीं पूछेंगे। तो न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं जनरली यही 5 सेक्शन से आपको पढ़ने होंगे, और सारा का सारा सेक्शन भी डिस्कस हो चुका है। अब हम अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, सो आप इसको नोट कीजिए। चलिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वह है कि एनालिसिस ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ सिमेट्रिकल कॉलम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिसिटी लोड। अगर जिन भी स्टूडेंट को अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको फिगर आराम से समझ में आ रहा होगा, और जिनको फिगर समझ में आ गया उनको निकल भी गया भी। देखिए एनालिसिस के मतलब होता है कि हमको फाइंड आउट करना है, सेक्शन का डिजाइनिंग ऑलरेडी किया हुआ है उसका वैल्यू को निकालना है। अब क्या डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको निकालना है। कैसा सेक्शन पे है, तो कॉलम है, कॉलम है मतलब रेक्टेंगुलर कॉलम का, रेक्टेंगुलर कॉलम का सिमेट्रिकली मतलब होता है रेक्टेंगुलर ही, तो उसका निकालना है इसेंट्रिसिटी लोड।
बढ़ रहा है, जो एक एक्सिस के अबाउट बढ़ रहा है। तो अगर हम सिमेट्रिकली कॉलम की बात बोले तो इस तरह से कुछ होगा। अगर हम एलिवेशन देखें तो इस तरह से सिमेट्रिकली कॉलम का एलिवेशन होगा। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस की अगर बात करें, सीजी की बात करें तो इस एक्सिस से पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, इस एक्सिस के अबाउट पड़ेगा। यानी कि जो लोड पड़ेगा इसेंट्रिक लोड वह सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल ही पड़ेगा, ठीक है। यानी जो आपका इसेंट्रिसिटी लोड पड़ रहा है वह सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल ही पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच गैप कितना होगा, और इन दोनों के बीच के गैप को इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। समझ में आया? नहीं, देखिए बताते हैं आपको। देखिए बोला यही, जो आपका सीजी लाइज कर रहा है इसेंट्रिसिटी लोड, ठीक है, उसके अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट में आपको डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, जो आपका यह इक्वेशन दिख रहा होगा। इसका सीजी यहाँ पर लाइज कर रहा है, इन दोनों के बीच के गैप को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब इसेंट्रिसिटी यानी कि जो सीजी लाइज कर सकता है जी, वह एक्स एक्सिस के अबाउट कर सकता है और एक वाई एक्सिस के अबाउट कर सकता है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट करेगा उसको ई एक्स से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस के अबाउट करता है उसको ई वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है आपको वन एक्सिस के अबाउट बोला, यानी कि हम या तो इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे या तो इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि हमें यहाँ जो निकालना है वह इस एक्सिस के अबाउट, यानी एक एक्सिस के अबाउट ही निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट ही निकालना है। अगर हम इसका देखिए, अगर हम इसको देखें, अगर हम प्लान बनाएं, अगर हम इसका प्लान बनाएं तो इस तरह से प्लान बनेगा जी। अगर हम इसका प्लान बनाएं तो इस तरह से प्लान बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपका सिमेट्रिकली कॉलम का प्लान बनेगा, यानी जो सेंट्रोइडल एक्सिस लाइज करेगा जी वो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। इस पे जो लोड लगेगा वो पी लगेगा, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हम यहाँ ई मानते हैं। हम जो निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट ही निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ना तो ई एक्स देंगे ना ई वाई देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यह पता नहीं है हम कौन सा एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि निकाल रहे हैं तो एक एक्सिस के अबाउट ही निकाल रहे हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर आप इतना ही समझेंगे कि कौन एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, हमें कोई पता नहीं है। तो चलिए अब इसका ये बताइए जी, रेक्टेंगुलर सेक्शन का नाम देते हैं हम ए बी सी डी, है कि ना। ए बी सी डी रेक्टेंगुलर सेक्शन का नाम देते हैं, नामकरण गलत हो गया इसलिए यहाँ पर, यानी रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर नाम देते तो ए बी सी डी होता है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब देखिए अगर आप कंसीडर कर ले, अगर आप कंसीडर करें कि हम यहाँ पर हम ये नहीं लिखना चाहते हैं जी कि P जो है इसेंट्रिसिटी लोड है, E है इसेंट्रिसिटी है, ऐसा आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं कि P इसेंट्रिसिटी लोड होता है, लिखिए आप लोग लिख भी लीजिए जी, इसेंट्रिसिटी लोड है आपका P, और जो यहाँ P होगा यहीं P होगा, है कि ना। और ये जो है वह इसेंट्रिसिटी है, जो इसेंट्रिसिटी यहाँ होगा वही इसेंट्रिसिटी यहाँ होगा, है कि ना। देखिए हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस को हम इससे डिनोट करते हैं, आपको बताए भी थे कि डायरेक्ट स्ट्रेस को इससे डिनोट करते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस यानी स्ट्रेस की जगह होता क्या जी, फोर्स अपॉन एरिया। देखिए स्ट्रेस की जगह होता क्या है, तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, यानी स्ट्रेस की जगह जो होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो चलिए हमको ये तो पता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हमें पता है, यानी फोर्स अपॉन एरिया हमें पता है। एरिया इसका क्या होगा हम आगे निकालेंगे। फोर्स जो पी लग रहा है लोड, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए आपका जो मूवमेंट होता है परपेंडिकुलर, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसका फोर्स कौन सा है, पी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का ई है। अब हमको लाना है जी जेड। जेड बराबर क्या होता है, आई अपन वाई होता है जी। आई बराबर क्या होता है ये बताइए, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर यानी सेक्शन का आई जो होता है बी डी क्यू, यानी कि कैपिटल बी गुना में कैपिटल डी के क्यू अपन में 12, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर आ जाता है। अब हम वाई जो निकालते हैं, जिस सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं उस सेक्शन का हाफ हो जाता है, उस सेक्शन का क्या होता है वाई जी, हाफ हो जाता है, उस सेक्शन का हाफ हो जाता है। तब हम ले रहे हैं बी डी क्यू, बी और डी का क्यू ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तब देखिए
तब इसका हम लेंगे, ये जब डी ले रहे हैं जी तो डी का क्या होगा, यहाँ पर डी का हाफ हो जाएगा, तो डी का हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैसे कंसीडर किए, हम इस एक्सिस के बाद ये समझे, इस एक्सिस के बाद अगर यानी इसेंट्रिसिटी इस एक्सिस के बाद लेंगे तो इसका कंसीडर करेंगे, अगर इसेंट्रिसिटी वाई एक्सिस के बाद लेंगे तो दिस का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के बाद लेंगे तो वाई एक्सिस को कंसीडर, वाई एक्सिस के बाद लेंगे एक्स एक्सिस को। तो इस तरह से जो आपका 2 से 2 कैंसिल, एक्सट्रिसिटी कैंसिल, बच जाएगा मेरा बी डी का स्क्वायर अपन में 6, तो बचेगा बी डी का स्क्वायर अपन में 6। अब आगे हम चलते हैं कि हमें जेड भी मालूम हो गया और हमें लाना है फ्रेज-लेवल फार्मूला। तो फ्रेज-लेवल फार्मूला जो होता है आपको प्लस माइनस m/1 में जेड होता है, m के जगह फोर्स होना एरिया है और जेड का जगह जो हमारा आया था वह जेड आया था बी डी स्क्वायर अपन में 6 आया था। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए जब आ गया था इतना तो फोर्स गुना में ई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर हम डी गुना डी इंटू में 6 लिख सकते हैं। सॉरी, अगर ये सब इन दोनों का अगर करें, देखिए वहाँ पर कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर को हम डी गुना डी भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करें तो डी स्क्वायर आ जाएगा इस तरह लिखे। अगर हम बी और डी का मल्टीप्लाई करें तो एरिया देगा, तो इस तरह से अगर हम लिखें तो मेरा फोर्स गुना ई आता है, ये जो है वह एरिया आ जाएगा, उसके बाद डी बच जाएगा अपन में 6 बच जाएगा। यहाँ तक आप नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। चलिए इस तरह से जो मेरा फ्रेज-लेवल फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरह से आएगा जी। यानी अगर हम देखें तो प्लस माइनस फोर्स 6 ऊपर देखिए, फोर्स यानी कि 6 अगर ऊपर ले जाए तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई फोर्स गुना में ई हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो एरिया गुना में डी हो जाएगा, कैपिटल डी माने इसलिए कैपिटल डी लिख लीजिए। अब इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकेंड मानते हैं। अब इक्वेशन जब हम सेकेंड मानते हैं तब देखिए अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि ये प्लस माइनस होता क्यों है, प्लस माइनस लिख क्यों रहे हैं। देखिए प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि जब भी हम अगर मैक्सिमम मानेंगे तो क्या मानेंगे, और मिनिमम अगर बोल दिया मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है तो क्या लिखेंगे, मिनिमम स्ट्रेस निकालना है तो क्या लिखेंगे। यहाँ पर बात आता है कि मैक्सिमम का वैल्यू क्या लेंगे और मिनिमम का क्या लेंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें मैक्सिमम कहेगा तो ऐड करेंगे, अगर हमें मिनिमम कहेगा, यहाँ पर देखिएगा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो माइनस करेंगे। यानी अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू मानेगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और अगर मिनिमम वैल्यू मानेगा तो हम उसको घटा देंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं अभी मैक्सिमम वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम स्ट्रेस को निकालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करते हैं। या हम बोले तो अब इतना तो समझ के होंगे, तो हम यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस टेम्पो ले लेंगे। ठीक है, अगर हम बोले तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट यानी कि बी प्लस में डेप्थ को, ठीक है, यहाँ ऐड करते हैं। ये बताइए हमें, ये फोर्स अपन में एरिया हुआ था, ये प्लस माइनस लिखेंगे। ये डिपेंड करेगा आपका एक्सटर्नल बोल रहा है कि इंटरनल बोल रहा है, डिपेंड करेगा इस पे कि आपको इंटरनल बोल रहा है कि एक्सटर्नल बोल रहा है। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, पी अपन में एरिया तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। तो पी अपन में अगर एरिया कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस बच जाता है, या 6 ई बच जाएगा और ए बच जाएगा डी, ये बच जाएगा डी। यानी अगर आपको बोल दे मैक्सिमम बोल दे तो फार्मूला हो जाएगा मैक्सिमम फ्रेज लेवल का, यानी कि फार्मूला हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे। यानी बोले तो मैक्सिमम स्ट्रेस का जो फार्मूला हो जाएगा वह ए हो जाएगा। यानी अगर मैक्सिमम स्ट्रेस हमसे पूछेगा तो आपका फार्मूला जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, फोर्स अपन में एरिया इंटू 1 प्लस 6 ई अपन में डी। ये आपको अगर बोल देगा तब, अगर आपसे मिनिमम स्ट्रेस पूछ देवे तब कितना होगा, तब फोर्स अपन में एरिया हो जाएगा। मिनिमम स्ट्रेस का फोर्स अपन में एरिया होता है, मिनिमम स्ट्रेस का फोर्स अपन में एरिया होता है, मिनिमम स्ट्रेस का फोर्स अपन में एरिया। आलू मत काटो, खाली अथी ओल काटो, उतना सूजी गोजी करेगा, दाल बनाएगा कि तो भी बोल कर दिया। आलू मत छिल मत कर, रख दो उसको, ऐसे हाथ में बनेगा। देखिए
मिनिमम स्ट्रेस जो होगा वो होगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, सिर्फ यही। अब यहाँ पर यही आपका मेन फॉर्मूला है, वहां तक आपको मतलब नहीं, यहाँ भले 4 मार्क्स में पूछ सकता है कि 1 एक्सिस के बाद आप मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस को निकालिए, लिमिट ऑफ स्ट्रेस को निकालिए। लिमिट के मतलब ही होता है मैक्सिमम, है कि नहीं? हमको लाना था इतना ही लाना था। अब यहाँ पर कैसे देंगे, अगर हमको इसेंट्रिसिटी एक्स एक्सिस के अबाउट देगा, एक्स एक्सिस के अबाउट देगा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, डेप्थ लेंगे। अगर हमको इसेंट्रिसिटी वाई एक्सिस के अबाउट देगा, हम उसको बेस को लेंगे, एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। सो इतना आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरे को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग।